डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग बच्चों? लास्ट लेक्चर में मैंने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था, ग्रेविटेशन लॉ को समझाया था, ग्रेविटेशन लॉ वेक्टर फॉर्म में समझाया था। आज मैं कुछ उसका एप्लीकेशन बताऊंगा कि किस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है और किस तरह से हम कोई भी रॉकेट को प्रोपेल कराते हैं, रॉकेट को छोड़ते हैं, और कोई सा भी सैटेलाइट को हम यहाँ से छोड़ते हैं अर्थ से, तो किस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पैक्ट रहता है, किस तरह से यूज़ रहता है और कैसे हम कैलकुलेशन को लगाते हैं। तो बेटा हम लोग तो यहाँ से लगा लेंगे, लेकिन हम लोग ऑथराइज नहीं है, क्योंकि जो लोग साइंटिस्ट बैठे हुए हैं इसरो में, नासा में, वो लोग कैलकुलेशन लगाते हैं। तो आज का लेक्चर काफ़ी मज़ेदार है, मज़ा आने वाला है। आज हम एक न्यूमेरिकल कराएंगे NCERT का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके कंसेप्ट की बात की जाए तो कंसेप्ट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे साथ हेडिंग लगाइएगा, गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित न्यूमेरिकल। दैट मीन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल लॉ। आज गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित कुछ हम न्यूमेरिकल को समझाएंगे, कुछ प्रश्नों को समझाएंगे ग्रेविटेशन लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो पहला बच्चों न्यूमेरिकल है कि पृथ्वी से किसी रॉकेट को सूर्य की ओर दागा गया है। पृथ्वी से किसी रॉकेट को, ये लीजिए भैया, मानो कि आपकी ये अर्थ है, अर्थ कैसी रहती है? इलिप्टिकल शेप की, सर्कुलर नहीं, और ये अर्थ का सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ इस सेंटर से आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मैंने बताया, कई बार बताया, सेंटर टू सेंटर। तो बच्चों अगर आप इस तरह से एनालिसिस करेंगे तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन आप करिए, सेंटर टू सेंटर देखते हैं। तो यहाँ अर्थ से किसी रॉकेट को छोड़ा गया है, ठीक है भैया। आगे बोल रहा है पृथ्वी के केंद्र से किस दूरी पर रॉकेट पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य है। बहुत सही, पृथ्वी के केंद्र से किस पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य। भैया जाहिर सी बात है, गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा थोड़ी ना है कि अभी हमें फील हो रहा है। मान लो कोई भी चीज़ मैंने फेंकी ऊपर, अर्थ मारकर को फेंका, नीचे आके गिरेगा, क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, सेंटर टू सेंटर फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो कहीं ना कहीं तो वो गुरुत्वाकर्षण बल खत्म होगा। तो वही आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी के केंद्र से किस दूरी पर रॉकेट पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होगा। और कुछ बच्चों आपको डेटा दे रहा है, जिसमें बोल रहा है सूर्य का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ सन आपको दे रहा है 2 × 10⁻30 kg, 2 × 30 kg, 2 × 10⁻30 kg, ये है मास ऑफ सन यानी सूर्य का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान यानी मास ऑफ अर्थ आपसे बोल रहा है, वह है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ओके। कक्षीय त्रिज्या जिसकी ऑर्बिटल रेडियस है अर्थ की, वो दे रहा है यानी R 1.5 × 10⁻11 मीटर, ओके। तो आपके सामने सारे 3 डेटा दिया हुआ है। बोल रहा है कि इस सेंटर से, पृथ्वी के केंद्र से एक आपने रॉकेट छोड़ा है, ठीक है। हम लोग तो घर से बहुत छोड़ लेते हैं, लेकिन ये एक रॉकेट की बात हो रही है। और बोल रहा है कि आगे जाके किस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वह शून्य होगा। तो बच्चों ये मान लीजिए अर्थ है हमारी धरती माँ, और हमने ये माना हमारे ये है सन, ये लीजिए, ये हमारे सन है यानी सूर्य दिखता है, ठीक है, जय हो। तो सूर्य और अर्थ के बीच में, अब देखिए बच्चों, मैंने बताया था सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखेंगे, ये लीजिए, मैंने नोट्सों में बताया है हॉरिजॉन्टल, आप हॉरिजॉन्टल लेके करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। सूर्य से और पृथ्वी के बीच में मान लीजिए कोई एक ऐसा पॉइंट है P, जिस पर, ये पॉइंट P है जिस पर आपका गुरुत्वाकर्षण बल शून्य है। अब मान लीजिए इस पृथ्वी से x डिस्टेंस पर ये पॉइंट P लाई कर रहा है, और ये कक्षीय त्रिज्या है, पृथ्वी की कक्षीय त्रिज्या, यानी कि ये जो डिस्टेंस आपको दे रहा है सेंटर टू सेंटर, दैट मीन R है,
कच्ची त्रिज्या क्या बोलेंगे? पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, पृथ्वी सूर्य का एक उपग्रह है, सैटेलाइट है। तो बच्चों पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो यानी कि वो r डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी कि उसकी कच्ची त्रिज्या कितनी है? r, यानी 1.5 × 10⁻11 मीटर दे रहा है। डेटा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यस, 1.5 × 10⁻11 मीटर दे रहा है। अब बच्चों एक बात बताइए, मैंने माना इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि कहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होगा, कहाँ पर शून्य नहीं होगा। शून्य नहीं होगा तो नहीं पूछेगा, शून्य होगा यही पूछेगा। तो आपको क्या करना है कि अर्थ से ही मानना है सारी चीज़ों को। तो मैंने माना पृथ्वी से ही मैंने दागा है उस रॉकेट को, तो पृथ्वी से जब मैं छोड़ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होगा। ये पॉइंट P है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू 0 है, ग्रेविटेशन फोर्स 0 है। अब बच्चों मैंने कुछ चीज़ मुझे अज्यूम करनी होगी। माना रॉकेट का द्रव्यमान m है, रॉकेट का जो मैंने मास माना है वो m है, यानी रॉकेट m द्रव्यमान का है। अब पृथ्वी से भारी तो होगा नहीं भाई, जाहिर सी बात है m वो कम होगा इस m से, मास ऑफ अर्थ से। अब पृथ्वी का द्रव्यमान m है, तो बच्चों एक चीज़ बताना मुझे, जो सूर्य व रॉकेट के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य तथा, मैं थोड़ा सा और साफ करके लिखता हूँ, जब आपने पिंड को छोड़ा यानी कि आपने रॉकेट को छोड़ा, तो जो अट्रैक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है बिटवीन सन यानी कि सूर्य व रॉकेट के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो हमेशा और हमेशा इक्वल होगा पृथ्वी व रॉकेट के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल के। अब पृथ्वी और, तो अगर ये ऐसी कंडीशन आ रही जब दो आपने एक बॉडी को प्रक्षेपास्त्र किया, मतलब छोड़ा, फेंका, अब पृथ्वी और इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है यानी ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स है, सूर्य और इसके बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स यानी ग्रेविटेशन फोर्स के इक्वल हो जाए तो क्या कहा जाएगा? जब दोनों चीज़ इक्वल है, दोनों ग्रेविटेशन फोर्स, वो अपनी तरफ खींच रहा है तुम अपनी तरफ खींच रहे हो, इसका मतलब यही तो पॉइंट है जहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स 0 हो रहा है। भाई एक चीज़ बात बताओ, कॉमन सी बात है, आप दो बंदे खड़े हो जाओ घर में और एक बंदा हाथ पकड़ के इस तरह से खड़े हो जाओ, एक इधर खींच रहा है और एक उस साइड में खींच रहा है, ठीक है, दोनों बराबर हों। यदि मान लो वो 5 न्यूटन का बल लगाकर इधर खींच रहा है और वही दूसरा वाला बंदा 5 न्यूटन का बल लगाकर इधर खींच रहा है, तो बॉडी किधर जाएगी? कहीं नहीं जाएगी, यानी हम कहेंगे ना बॉडी वहीं की वहीं है, यानी ये पॉइंट 0 कहलाएगा, यानी कि इस पॉइंट पर ग्रेविटेशन है ही नहीं। कहाँ? बॉडी वहीं की वहीं रह गई, यानी एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स 0 होगा। तो वो कौन सा पॉइंट है? जब पृथ्वी और रॉकेट के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य और रॉकेट के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाए, या हम यूँ बोलें सूर्य या रॉकेट के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह पृथ्वी और रॉकेट के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाए। पृथ्वी और रॉकेट के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगेगा? पृथ्वी की तरफ लगेगा। जो मैंने डायग्राम बनाया था, ये पृथ्वी है और ये अर्थ है, ये सन है हमारा। तो यहाँ पे मैंने m माना था जो बताया था आपको, सॉरी ये p पॉइंट माना था जहाँ पर, और ये x बताया था मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, और ये r डायग्राम था कुछ हमारा इस तरह से था। तो एक चीज़ बताओ, पृथ्वी और रॉकेट के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगेगा। सूर्य और रॉकेट के, सूर्य रॉकेट से थोड़ी ना छोटा हो जाएगा, सूर्य तो बड़ा है, तो सूर्य रॉकेट को अपनी ओर खींचेगा, यानी सूर्य और रॉकेट के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। आप हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो आप इस तरह से समझ में आ जाएगा नोट्सों में, तो वो क्लियर हो रहा है। सूर्य और रॉकेट के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा, पृथ्वी और रॉकेट के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगेगा। तो एक पॉइंट ऐसा आ गया ना, जब जो दोनों गुरुत्वाकर्षण बल है तो कहीं ना कहीं तो 0 होगा ना गुरुत्वाकर्षण बल। नेट यहाँ पर कितना हुआ बताइए? इतना ही यहाँ से ऊपर जा रहा है, इतना ही यहाँ से नीचे जा रहा है, तो नेट यहाँ से कितना निकल जाएगा? 0। अब आप लोग बच्चों वैल्यू लगा लीजिए, पृथ्वी सूर्य और रॉकेट के बीच में कितना बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण? तो आपको पता है जी, सूर्य का मास ms मल्टीप्लाई बाय जो Gm1 m2/r², दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल Gm1 m2/r² यानी Gms, और आपने m2 यानी कि आपने माना है मास
रॉकेट का अपॉन आर स्क्वायर। अब आप आर कितना लेंगे बच्चों, देखिए ये पूरा आर है, अब हम निकाल रहे हैं सूर्य और रॉकेट के बीच में, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, आर माइनस एक्स बची, क्योंकि यहीं पर ही जीरो हो रहा है, तो आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पृथ्वी व रॉकेट के मध्य, पृथ्वी का यानी जी ले लेंगे, पृथ्वी की मास यानी एम ई मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ मून, मास ऑफ सॉरी रॉकेट अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स ही डिस्टेंस पे वो पहुंचा है। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल एम से ये स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि रॉकेट के मास से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो एक न्यूमेरिकल कम्पिटिटिव का यही बनाता है कि क्या रॉकेट के मास या कोई भी उपग्रह भेजा था उसका मास पे डिपेंड करता है गुरुत्वाकर्षण बल, तो नहीं, बिल्कुल आंसर होगा बिल्कुल नहीं। अब बच्चों ये आपके सामने डेटा है, आप इस डेटा को लगा लीजिएगा, आपके सामने निकल के आया मास ऑफ सन अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ कैपिटल लेना चाहे कैपिटल लीजिए, या स्मॉल लेना चाहे स्मॉल ले लीजिए, इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपको यहाँ से सॉल्व करना है, अब आप लगाइए बच्चों, यहाँ से डेटा लगाइए, आपके सामने मास ऑफ सन कितना दे रहा है, ये रफ कर देता हूँ मैं, मास ऑफ सन आपको बोल रहा है 2 इंटू 10 टू पावर 10, मास ऑफ सन 2 इंटू 10 टू पावर 30, सॉरी ये 2 इंटू 10 टू पावर 30 kg है, 2 इंटू 10 टू पावर 30 अपॉन, क्योंकि मास ऑफ सन 20 किलोग्राम थोड़ी ना होगा, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, चलो अभी आर माइनस एक्स का चलने दीजिए, इक्वल टू एम ई मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू पावर 24 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया जी, अब यहाँ से 2 से ये 3 टाइम कैंसिल आउट होगा, ये 10 टू द पावर 6 बचा यहाँ पर, इसका मतलब हो गया x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 इज इक्वल टू 3 टाइम आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 टाइम आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, यानी कि ये हो जाएगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू पावर 6 अपॉन 3, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि ये आ जाएगा आर अंडर रूट लेने पे दोनों साइड का हमें अगर अंडर रूट लेता हूँ तो आर माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 3 अपॉन रूट 3। यहाँ पे अगर आप रूट 3 का कंपोनेंट तो डिपेंड आप अंडर रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मैं समझता हूँ आपके सामने जो आंसर आना चाहिए वो होना चाहिए, यहाँ पर ये हो जाएगा आर माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 अपॉन 3। इसको सॉल्व कीजिए, आर अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 10 टू पावर 3 और अंडर रूट 3 की वैल्यू लगा दी 1.732 10 टू पावर 3 अपॉन 3। यहाँ से सॉल्व करने पर आर अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1732 अपॉन 3, आर अपॉन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1732 अपॉन 3 प्लस 1, एलसीएम जब लेंगे 3 आएगा, ये आएगा 1732 प्लस 3 इज इक्वल टू 1735 अपॉन 3, 1735 अपॉन 3 या आर अपॉन एक्स। अब बच्चों 1735 अपॉन 3, अब आर की वैल्यू लगा दीजिए, आर की वैल्यू पता है 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1735 अपॉन 3। आपको एक्स निकालना है, जो एक्स पॉइंट है वही आपका क्या है, वहीं पे उसी पॉइंट पर यानी उसी उतनी ही दूरी पर पृथ्वी से, क्योंकि पृथ्वी से एक्स माना है आपने, तो पृथ्वी से उतनी ही दूरी पर वह गुरुत्वाकर्षण बल आपका 0 होगा। तो ये मैं समझता हूँ आंसर जो आपका आ रहा है वो आ रहा है, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए आप कितना करेंगे, ये 1.5 है, एक्स निकालने के लिए कैसे करेंगे आप, ये हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 11 मल्टीप्लाई बाई 3 और अपॉन में 1735। अब आप इसको मैथमेटिक्स जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको कर सकते हैं। 1.5 अगर आप एक पॉइंट अगर हटाते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 10 का होगा, ये हो जाएगा 15 3 45 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 10 अपॉन 1735। आप कैंसिल आउट करिए, सॉर्ट आउट करिए, जो फाइनल आंसर आएगा वो है x इज इक्वल टू 2.594 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 8 मीटर। ये जो है आंसर वो आपका फाइनल आंसर है। तो कहने का मतलब ये है, इस टाइप का कैसा भी न्यूमेरिकल है आप लोग कर लीजिए, आपके सामने डेटा दिया हुआ, आपको डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। मास ऑफ सन, रेडियस ऑफ सन या मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, आपको कोई सी भी प्लेनेट का, किसी भी ग्रह का, किसी भी उपग्रह के बीच में अगर आकर्षण बल निकलवाए
गुरुत्वाकर्षण बल निकल रहे हैं, आप इजीली 2 मिनट के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। बस कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। आप इस तरह से अगर सॉल्व कर रहे हैं सॉर्ट आउट कीजिए, और जितना कर सकते हैं सॉर्ट आउट कीजिए, आप वो पॉइंट निकाल सकते हैं। कंसेप्ट ये बस यहाँ पे बच्चों यही निकल के आता है कि हमको पता है कि हर बॉडी के बीच में आकर्षण बल लगता है, चाहे वो स्पेस में हो, चाहे अर्थ पे हो, चाहे किसी भी प्लेनेट पे हो। तो वो जो आकर्षण बल लग रहा है, यदि एक अलग डायरेक्शन में दूसरी अलग डायरेक्शन, तो जाहिर सी बात है एक पॉइंट ऐसा होगा ना जहाँ पर आकर्षण बल है ही नहीं, ज़ीरो है। तो वही हमें यहाँ पे कैलकुलेट किया है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।